नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए। करंट अफेयर्स हमारे एजुकेशन का वो हिस्सा है जिसके बिना हमारा एजुकेशन कहीं ना कहीं अधूरा रहता है। इसलिए हम लोग हर रोज अपने एकेडमिक जितने भी सब्जेक्ट हैं या आउट ऑफ एकेडमिक जो सब्जेक्ट हैं उसके साथ हमेशा करंट अफेयर्स, चाहे वो न्यूज़पेपर देख के हो या कोई अच्छा मैगजीन पढ़ के हो या और भी कई तरीके से टीवी देख के हो, आजकल के दौर में मोबाइल का उपयोग करके हम लोग समसामयिक घटनाक्रमों को हमेशा जानने का प्रयास करते हैं और जानते रहते हैं। और यही कारण है कि आने वाले प्रत्येक परीक्षा में, प्रत्येक एग्जाम में आपको अधिक से अधिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते हैं और पूछे जाते हैं, ताकि ये पता चल सके कि स्टूडेंट्स जो है सो करंट से कितना, करंट अफेयर से, समसामयिक घटनाक्रमों से कितना जुड़ा हुआ है। और इस कारण से हमेशा आपको करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप वक्त के साथ कितना आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं। चलिए चर्चा करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? यूक्रेन अभी काफी चर्चा में है। रूस से युद्ध होने के कारण यूक्रेन काफी चर्चा में है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव। कहाँ है राजधानी? कीव है। और इसी यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र का नाम पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में है, और इसका नाम है डेनेट्स। क्या नाम है? डेनेट्स का नाम है। और आप ये याद भी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि अगर कोयला उत्पादन के क्षेत्र में यूक्रेन का भी एक अहम योगदान है और यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा डेनेट्स। ठीक है। नंबर 2, दिसंबर 2023 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहां किया गया था? ये सैन्य अभ्यास का नाम है सुदर्शन प्रहार। ये सैन्य अभ्यास कहां किया गया था? आंसर क्या होगा इसका? राजस्थान के थार रेगिस्तान में। कहां किया गया था? राजस्थान के ये सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहां किया गया था? राजस्थान के थार रेगिस्तान में। राजस्थान के थार रेगिस्तान में। भारत से संबंधित यह प्रश्न है, बिहार स्पेशल में पूछा जा सकता है, किसी भी इंडिया से संबंधित कंपेटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना, याद रहेगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? निसार नामक उपग्रह। क्या नाम है इसका? निसार नाम है। क्या नाम है? निसार। निसार नामक उपग्रह जो है सो निम्नलिखित में से किस संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? क्या नाम होगा? नासा तथा इसरो। क्या नाम है? नासा तथा इसरो। नासा कहाँ की एजेंसी है? सैटेलाइट जो बनाती है, अमेरिका की। कहाँ की है। और इसरो कहाँ की एजेंसी है? स्पेस एजेंसी है ना जी। कहाँ की है? इंडिया की। कहाँ की है? इन दोनों ने मिलकर एक उपग्रह का निर्माण किया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? निसार। क्या नाम है? निसार। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ वी लिव्ड के लेखक कौन है? साहित्य उपन्यास, साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। 2022 जो है प्राप्त करने वाले जिस उपन्यास का नाम था, ठीक है, पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ बी लिव्ड, कौन लेखक है? अनुराधा राय। क्या नाम है? अनुराधा राय। याद रहेगा, यह क्वेश्चन आपको आने वाले आगामी एग्जामों में पूछा जा सकता है, आप इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस जगह हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, ये निश्चित पूछेगा किसी न किसी एग्जाम में। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस जगह हुआ है? तुमकुर। किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक में। क्या नाम है? तुमकुर। और किस राज्य में पड़ता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? अभी नोबेल ये गोल्डन ग्लोब भी मिला है इसको, और
हमारे विश्व का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में जो मिलने वाला पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है? फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित मिलने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा पुरस्कार है जो इस गीत को मिला है, जिसके लिए इस गीत को कोरियोग्राफी के लिए मिला है। क्या क्या है, आप जाके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, इसके इसके रचनाकार हैं SS राजमौली। कौन है रचनाकार? SS मौली राजा, SS मौली राजा, SS मौली राजा, आप इसको याद रखिएगा। चलें आगे। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? आप न्यूज में सुने होंगे कि जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? आंसर होगा यति एयरलाइन। क्या होगा? यति एयरलाइंस। यति एयरलाइंस नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें लगभग बहुत सारे लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में भारत किस स्थान पे है? भारत किस स्थान पे है 2022 में ग्रीन हाउस गैस? ठीक है, ये जो गैस है ये पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा नहीं है, नुकसानदायक है। तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का स्थान 10वां रहा है। विश्व में कौन सा स्थान रहा? ये अच्छी बात नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों का कम से कम उत्सर्जन हो ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो नहीं है में अगर ये पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये अंतरिक्ष अनुसंधान जो है कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? ठीक है, अगर 3-4 ऑप्शन रहे और उसमें से ये ऑप्शन दे दे कि अंतरिक्ष अनुसंधान जो है सतत विकास का लक्ष्य रखा गया है, तो ये अभी नहीं रखा गया है। और भी इसके लक्ष्य के रूप में कई दूसरे चीज रखे गए हैं, लेकिन इसे नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है, आर्थिक क्रिया वो होता है जिसे इकोनॉमी की दृष्टि से रखा जाता है ताकि उससे अर्थ यानी पैसा जो है सो बने, यानी पैसा के क्षेत्र में उसमें काम हो। तो स्वैच्छिक समाज सेवा क्या होगा? स्वैच्छिक समाज सेवा जो है सो आर्थिक क्रिया में नहीं आती है। 4 ऑप्शन रहेगा और अगर तुमको आपको ये दे दे कि इनमें से कौन सा है आर्थिक क्रिया नहीं है, स्वैच्छिक समाज सेवा का मतलब हुआ अपनी इच्छा से समाज का सेवा करना, और वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं ना आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? जनसंख्या स्थायित्व, अब इस बात को समझिए, हर वर्ष भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज साल 2023 में भारत की जनसंख्या चीन को पीछे करते हुए विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है? भारत बन गया है ना। और ये किसी भी देश के विकास के लिए एक बाधा अवरोधक के रूप में होता है जनसंख्या का तीव्र गति से विकास होना। अगर जनसंख्या तीव्र गति से विकास करेगी तो खाद्यान्न या और भी जो अदर सामग्री है वो उस तरह से विकास नहीं करेंगे। जनसंख्या हमेशा मल्टीपल रूप से विकास करती है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ऐसे। लेकिन कोई भी खाद्यान्न या अन्य जो सामग्री है उसका विकास इस तरह से नहीं होता है, वो होता है 1 + 2, 2 + 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 ऐसे। और जनसंख्या बढ़ती है 2 × 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो फिर कैसे सामंजस्य स्थापित होगा? इसीलिए जनसंख्या के अस्थायित्व मतलब ऐसा एक समय लक्ष्य निर्धारित किया जाए कि भारत की जनसंख्या उतना ही बढ़े जितने लोग मरते हैं उसी के हिसाब से जनसंख्या का ग्रोथ भी उतना ही हो, ताकि ये बढ़ती हुई जनसंख्या का जो डिसबैलेंस है वो कम हो सके। कौन सा साल निर्धारित किया गया? 2045। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया? मध्याह्न भोजन योजना को का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ठीक है, योजना को पीएम पोषण योजना, क्या नाम रखा गया? प्रधानमंत्री पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना किस वर्ष इसको रखा गया? 2021 में। कब रखा गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिस्र के राष्ट्रपति तीसरी बार किन्हें चुना गया? हमने एक बार इसका डिस्कशन अभी किया था कि मिस्र के राष्ट्रपति तीसरी बार चुने गए हैं। मिस्र जो कि अपने पिरामिड के लिए बहुत प्रसिद्ध है, मिस्र, ठीक है। मिस्र की राजधानी कहाँ? काहिरा। कहाँ है राजधानी? और इसके राष्ट्रपति तीसरी बार कौन चुने हैं? रेसेप तैयब एर्दोगन। क्या नाम है? रेसेप तैयब एर्दोगन। ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, LIC के नए चेयरमैन किन्हें चुना गया है? LIC समझते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्हें इसके नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया? नया चेयरमैन किसे चुना गया? जिनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। क्या नाम है? LIC के नए चेयरमैन चुने गए हैं और क्या नाम है इनका? सिद्धार्थ मोहंती। CBI के नए निर्देशक किन्हें चुना गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसके नए निर्देशक चुने गए हैं किसे? श्री प्रवीण सूद। श्री प्रवीण सूद। क्या नाम है? श्री प्रवीण। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किन्हें बनाए गए हैं? भारतीय मूल के श्री अजय बंगा को, ठीक है, भारतीय मूल के श्री अजय बंगा को विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। और इसका काम क्या है? इसका काम है विश्व के कमजोर और अलाभकारी जो देश, कमजोर और वैसे देश जिन्हें इनकी सहायता से वो देश भी अविकसित से विकासशील की तरफ उठ सके, वैसे देशों की सहायता करना, ठीक है। क्या नाम है इनके जो अध्यक्ष चुने गए हैं? श्री अजय बंगा। विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष का क्या नाम था? विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष का नाम यूजीन मेयर था। क्या नाम था? यूजीन मेयर। क्या नाम था? याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किन्हें दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बहुत VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किन्हें दिया गया है? बुल्गेरियाई लेखक जोर्जी गोस्पोदिनोवा। आप ये नाम थोड़ा सा कठिन है, ये बुल्गारिया के लेखक हैं और जिनका नाम है जोर्जी गोस्पोदिनोवा। इन्हें जो है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। चलिए, पुलित्जर पुरस्कार 2023 किन्हें दिया गया है? पुलित्जर पुरस्कार 2023 किन्हें दिया गया है? पुलित्जर एसोसिएशन प्रेस के स्टाफ को। ये पुलित्जर एसोसिएशन प्रेस यानी ये जो पुरस्कार है उसी के प्रेस में काम करने वाले जो स्टाफ हैं, इस साल उन्हीं को दिया गया है। इस साल उन्हीं को दिया, याद रहेगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस याद रखिएगा। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को कौन सा दिवस है? 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 7 मई को, 17 मई को विश्व संचार दिवस। कौन सा दिवस होगा? 30 मई को हिंदी दिवस। 30 मई को कौन सा दिवस है? हिंदी दिवस है। आप इसको याद रखिएगा। देखिए 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 17 मई को विश्व संचार दिवस। 30 मई को हिंदी दिवस के रूप में 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में 30 मई को मनाया जाता है। याद रहेगा। हर एग्जाम में, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिवस जो है 1-2 पूछ ही देते हैं। किसी भी चीज़ को प्रोत्साहन के लिए, किसी भी चीज़ के प्रोत्साहन के लिए, उसे भविष्य में एक अच्छे रूप से और विकसित करने के लिए हम उसे साल भर में किसी एक दिन उसका नाम देते हैं, ताकि उस दिन ही नहीं, उस दिन तो उसका विकास के बारे में चर्चा किया ही जाए, बाकी साल के दिनों में भी उसके विकास से संबंधित काम जो है किए जाए। इस कारण से हम लोग महत्वपूर्ण दिवस जो है मनाए जाते हैं या मनाने का काम करते हैं।
ठीक है। एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है कि कार्बन डेटिंग क्या है। कार्बन डेटिंग क्या है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों की आयु का पता लगाने की एक विधि है। कार्बनिक पदार्थ की आयु का पता लगाने की एक विधि है। हर वस्तु में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। और उसमें जैसे कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है। इसके आधार पे कुछ ऐसे साइंटिफिक मेथड हैं जिसके आधार पे उसका आयु वगैरह का पता इससे लगाया जाता है। किसका? कार्बनिक पदार्थ की आयु का पता लगाया जाते हैं। ऐसे सभी पदार्थ जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, जिसमें कार्बन पाए जाते हैं। कुछ मुख्य भी ऐसे पदार्थ हैं जिसमें कार्बन डेटिंग का प्रयोग करके उसका एज को पता किया जाता है, उसका एज जो है सो निर्धारित किया जाता है, ठीक है। आज के करंट अफेयर्स के लिए ये सारे क्वेश्चन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप घर पे जरूर यूट्यूब खोल के एक बार इसे देखिए और इसे कॉपी में राइट डाउन करके लिखिए, ताकि कुछ समय बाद कॉपी में एक आपका संग्रह हो जाएगा करंट अफेयर्स का। और आने वाले एग्जाम में जब आप इसका रिवीजन कीजिएगा तो आपको ये अच्छा खासा आपके काम आएगा। मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट क्लास में। आप इसे पढ़िएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो अपने बड़े भाई या वैसे दोस्त जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं या एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, उन्हें आप बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।